देगांव में उपस्थित सारे किसान भाइयों का मैं इस आईडीबीआई बैंक के किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबने यहां हमारा भी स्वागत किया है ये साफ़ा पहन के, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि साफ़ा पहन के बाद जितना भी सूट बूट डाले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साफ़ा पहना तो हमको लगता है कि हम आपके साथ जुड़ गए। इसके साथ ही ये साफ़े का दूसरा एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि थोड़ा ठंड भी कम लगने लगी, और मेरे लिए तो वैसे भी नेचुरल प्रोटेक्शन है ही नहीं सर के ऊपर, तो साफ़े की काफ़ी ज़रूरत थी। तो धन्यवाद, आपने साफ़ा दिया। आप मैं कुछ बातें भी कर सकूँगा। भाइयों, भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जो इकोनॉमी है वो आज भी ये हमारे खेती बाड़ी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कृषि प्रधान इकोनॉमी है। गए हमारे स्वतंत्र भारत होने के बाद भी ये इतने सालों से 7 दशक होने आए, 7 दशकों में भी आज भी कितनी भी भारत की प्रगति हो गई तो भी जो खेती है उसका महत्व आज भी कम नहीं हो सकता है। और इसीलिए भारत सरकार ने 23 दिसंबर को ये किसान दिवस करके घोषित किया है। 23 दिसंबर इसलिए कि हमारे भूतपूर्व पंतप्रधान और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी, इनका ये जन्मदिन था, और उसी जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि वो किसानों के नेता थे, एक किसानों के प्रतिनिधि थे, और किसानों का जो प्रतिनिधित्व इस भारत देश में है उसको गौरवित करने के लिए ये 23 दिसंबर को हमने सरकार ने किसान दिवस करके मनाने की ये ठान ली है। और हर वर्ष 23 दिसंबर को हम ये किसान दिवस मनाते हैं। आईडीबीआई बैंक, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने बोला कि आईडीबीआई बैंक जो है गए 65 सालों में भारत के निर्माण के प्रति काफ़ी योगदान दिया है। और जितना भी आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखते हैं, जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं, उस सब में आईडीबीआई बैंक का जो योगदान था वो सराहनीय था। सबसे ज़्यादा मात्रा में इस बैंक ने इस देश को उभारने में सफलता प्राप्त की, और शायद इस बैंक का ये जो कंट्रीब्यूशन था, ये जो सहभाग था, इसको देखते हुए भारत सरकार को ऐसा लगा कि ये बैंक अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इतना काम कर सकती है तो बाकी जो एरियाज़ है, जैसे ये एग्रीकल्चर एरिया है, इसमें भी अगर इसकी जिम्मेदारी आईडीबीआई बैंक को दी जाए तो शायद जिस प्रकार से भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर भी डेवलप हो सकेगा। इसलिए गए 15 सालों से इसी आईडीबीआई बैंक को, जो एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट था, इसको कमर्शियल बैंकिंग का भी जिम्मेदारी दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हमारी 16 शाखा थी 15 साल पहले, आज हमारी 1800 शाखाएँ भारत के कोने कोने में हैं, और उसमें से करीब 30% शाखाएँ हमने रूरल एरिया में खोली है। और ये सारी हमारी 30% शाखाएँ प्लस और दूसरे 30% शाखाएँ जो सेमी अर्बन में हैं, ये हमारी सारी शाखाएँ ये खेती के और किसानों के योगदान, किसानों की प्रगति के लिए काम कर रही हैं। आज हमारे बैंक के पास किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए सहायता की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ों के लिए बैंक के पास कुछ ना कुछ स्कीम है। लैंड लेवलिंग से लेके, इरिगेशन से लेके, प्रोडक्शन तक। और इतना ही नहीं, जैसे आपने देखा ये अभी स्टोरेज हाउस है, वेयर हाउस स्टोरेजेस में भी आईडीबीआई बैंक सहयोग दे रही है। हाल ही में हम 2 सरकारों से बात कर रही है, 2 स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए ये जो बिजली का जो प्रॉब्लम होता है, ये बिजली का प्रावधान किसानों के लिए लोकल एरिया में हम ये सोलर जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी द्वारा
किसानों को 3-3 मेगावाट के इस सोलर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सरकारों से हमारी बात चल रही है। गुजरात में ये अच्छा एक्चुअली सुविधाएं हैं बिजली की, लेकिन हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां आज भी बिजली की बहुत कमतरता है। तो ये बिजली की कमतरता की वजह से, पानी की कमतरता की वजह से हमारे जो ये खेती बाड़ी जो है उसमें प्रगति नहीं हो सकती है। ये ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक ने ये इरिगेशन स्कीम्स भी काफ़ी सारी इम्प्लीमेंट की है। काफ़ी सारे एरियाज़ में अगर इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन को भी हम यहाँ पे आपके अगर किसी ग्रुप, इंडिविजुअल का अगर लिफ्ट इरिगेशन नहीं हो सकता है, आप ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप इरिगेशन के लिए भी ये बैंक सहायता करेगा। खेती के साथ साथ जो बाकी जो उद्योग है, जो खेती से समेत उद्योग है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो या पोल्ट्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, आपके पास जो भी ये प्रकल्प है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो आप हमारे बैंक के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको आश्वासित कर सकता हूँ कि ये बैंक जो भारत के निर्माण में 65 साल से जुड़ी है, आज गए 15 साल से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जो हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया था, और गए 15 साल में हमने अभी ये भी स्किल सेट अवगत किया है, ये भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है कि हमारे शेतकरी भाई जो होते हैं, खेती वाले भाई जो होते हैं, किसानों के लिए हम किस प्रकार से मदद करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश भर में जितने भी किसान भाई हैं वो बैंकों द्वारा अपनी सहायता लेके अच्छे से अच्छे अपनी खेती में उत्पादन कर सकते हैं। मैं इस देश के काफ़ी छोटे छोटे गाँव में जाके घूम के आया हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि आज भी मेरा किसान भाई जो है वो बैंक से ज़्यादा ऋण नहीं लेता है, बट ये जो प्राइवेट बोरोइंग जो है, जो मनी लेंडर्स है, उनके पास से काफ़ी सारे लोन लेते हैं। और आपको मालूम है मनी लेंडर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम से कम 5% प्रति महीना होता है, तो 60% होता है। बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपको वो बेस रेट पे शुरुआत होके और सब्सिडी भी मिलती है आपको। जो किसान भाई अपना ऋण बिल्कुल सही समय पे अगर पेमेंट करता है तो उसको सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है। तो जहां एक तरफ आप प्राइवेट मनी लेंडर से 60-70%, 100% या 120% से लोन लेते हैं, वहां आपको बैंकों की तरफ से कम 6 या 7% से ये ऋण मिल सकता है। लेकिन काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं होती है। इसका कारण ये होता है कि किसान भाइयों को थोड़ा सा बैंकों में जाने के लिए डर लगता है, या हमारे बैंकों में जो लोग बैठे हैं वो ठीक से शायद समझा नहीं पाते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बैंक में जो लोग बैठते हैं वो अच्छे कपड़े डाल के बैठते हैं, सूट बूट डाल के बैठते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में बातें करते हैं। तो मेरे किसान भाई डर लगता है उनको कि ये बैंक वाला मेरे साथ बात करेगा या नहीं करेगा। कभी कभी ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। हमारे जो जितने भी बैंक्स हैं वहाँ हमारे नेशनल बैंक्स होने के कारण अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं। वो जैसे आज गुजरात में अगर देखोगे तो आपको आंध्र प्रदेश का आदमी मिलेगा या आपको बंगाल का आदमी मिलेगा, और वो गुजराती में शायद बात नहीं कर पाएगा। बट हमारा ये प्रयास हमेशा ये रहता है कि हर एक पर्टिकुलरली रूरल शाखा में एक आदमी ऐसा हो जो आपकी लोकल लैंग्वेज सुन सके, लोकल लैंग्वेज जान सके। तो आप बेझिझक बैंक वालों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। जब तक आप बैंक वालों से मिलते नहीं है, हम भी ये प्रयास करते हैं काफ़ी वक्त कि अलग अलग गाँव में जाके हम ये ऐसी इस प्रकार की संगोष्ठी आयोजित करते हैं, और उस संगोष्ठी में हम किसानों को किसानों के फ़ायदे के या किसानों के लिए बैंकों के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या स्कीम्स है, ये हम उनको ज्ञान अवगत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि ये संगोष्ठी के बाद वो किसान और बैंक के साथ जो मिलाप होना चाहिए वो उस मात्रा में नहीं होता जिस मात्रा में हम अपेक्षा करते हैं। भारत सरकार ने
आप सबको मालूम है कि सारे बैंकों को कंपलसरी किया है कि जितने भी ऋण देते हैं उन ऋणों में से 40% ऋण जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को जाना चाहिए और उसमें से 18% लोन जो है वो किसानों को देना चाहिए। अब ये तो सारे बैंकों को कंपलसरी है, जिसमें सारे बैंक प्रयास करते हैं अपनी अपनी तरफ से। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारे किसान भाई हैं, वो सारे प्राइवेट मनी लेंडर से पैसा लेके कर्जों में डूबते रहते हैं। जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन की जितना भी उत्पादन का जितना भी फ़ायदा होता है, उसमें से ज़्यादातर फ़ायदा वो मनी लेंडर को जाता है और आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ बैंकों को जिनको ये 40% का कंपलसरी टारगेट दिया है वो बैंक पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि किसान भाई, हमको ऐसा लगता है कि बैंकों से ये कर्जा नहीं लेते हैं। बैंकों में थोड़े से कर्जा मिलने के लिए शायद आपको कठिनाइयाँ लगती होगी कि वे बैंक वाले काफ़ी अलग अलग प्रकार के सवाल पूछते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट पूछते हैं। लेकिन ये सवाल या ये डॉक्यूमेंट देने से आपका अगर फ़ायदा हो सकता है, आप 120% से आप लोन ले रहे हैं बाहर से और बैंक आपको अगर 10% से भी कम में लोन दे रही है, तो इस फ़ायदे की तरफ भी आप देखो। और जो भी करते हैं बैंक वाले, आज मैं आपको एक पूछता हूँ कि कितने सारे, अभी गुजरात में शायद ये परिस्थिति नहीं होगी, लेकिन मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ, हमारे भारत में अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए प्रदेश है, वहाँ किसान अगर किसी मनी लेंडर से अगर पैसा लेता है तो अपने घर में उसके पास जितने भी एसेट्स है वो वहाँ मॉर्गेज कर देता है। हम फिल्मों में देखते हैं कि भाई कितने सारे किसान जो गांव में साहूकार जो होता है वो साहूकार के पास अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि किसी किसान को साहूकार के पास से वो ज़मीन वापस मिलती है। आज हमारे काफ़ी सारे किसान भाई आत्महत्या कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ कुछ एरिया में किसान अपने घर के बर्तन भी जाके वो साहूकार के पास रख देता है और वो बर्तन भी उसको कभी वापस नहीं आते हैं। किसानों के घर में आप जाइए जहाँ उनकी बीवियाँ हैं, एक हमारे भारत में एक मंगलसूत्र पहनने का एक रिवाज है। मैंने ये देखा है कि वो औरतें अपने जीवन चरित्र के लिए, जीवन चलाने के लिए, रोज का खाना चलाने के लिए अपना मंगलसूत्र भी वो साहूकार के पास गिरवी रखते हैं, और ये साहूकार के पास से ना तो वो मंगलसूत्र वापस आता है, ना तो वो बर्तन वापस आता है, ना तो उसकी वो ज़मीन वापस आती है। साहूकार अपना पैसा बनाते जाते हैं और किसान दिन ब दिन गरीब से गरीब होते जा रहा है। और इसलिए भारत सरकार ने ये कंपल्शन किया है सारे बैंकों को कि भाई इस किसानों को आप जितना भी लोन देते हैं सारे लोगों को, उसमें से 18% लोन ये किसानों को दिया जाएगा। आप ये देख लीजिए कि बैंक जब आपका ज़मीन गिरवी रखने के लिए बोलता है, मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए बोलता है, बैंक एक सरकारी शाखा है, एक बैंक एक सरकारी संस्था है, तो इसलिए आपकी ज़मीन कभी हड़प नहीं हो जाएगी। आपकी ज़मीन जो है, जैसे ही आपने बैंक का ऋण चुका लिया, वो ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। बैंक के पास ज़मीन गिरवी रखने के लिए हमारे किसान भाई जो है वो काफ़ी आगे पीछे करते हैं, लेकिन साहूकार के पास बिना किसी शर्त पे वो सारे अपने कागज़ जाके दे डालते हैं वहाँ पे। ये परिस्थिति शायद गुजरात में नहीं होगी। गुजरात अच्छा प्रदेश है, प्रगतिशील प्रदेश है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र भी कहते हैं कि अच्छा प्रगतिशील प्रदेश है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील प्रदेश में भी काफ़ी सारे किसान आत्महत्या करते हैं। आप अगर मराठवाड़ा में जाइए, विदर्भ में जाइए, महाराष्ट्र के जो मराठवाड़ा और विदर्भ प्रदेश है, वहाँ आज भी हमारे काफ़ी सारे किसान भाई जो है वो आत्महत्या करते हैं। वो क्यों का आत्महत्या करते हैं? क्योंकि उनको अपने आगे कल क्या होगा, कल के भविष्य की इतनी चिंता होती है, अपने परिवार की इतनी चिंता होती है कि वो चिंता करते करते वो उसकी सहनशीलता जो है पूरी ख़त्म हो जाती है, वो अपना जीवन समाप्त कर देता है। जब हम इस परिस्थिति को देखते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी ख़राब लगता है। और इसीलिए मैं खुद
भारत में गांव-गांव जाके किसानों को बोलता हूं। हमने काफ़ी ये भी प्रयास किया है कि जो ये एसएचजी बोलते हैं, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, लेडीज़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी हमने क्रिएट किए हैं। 2.5 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने पूरे देश में क्रिएट किए हैं और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हमारी बैंक जो है वो किसानों को ऋण देने की कोशिश करती है। मैं मेरे सारे किसान भाइयों को इस किसान दिवस के अवसर पर आईडीबीआई बैंक की तरफ से बधाई देता हूं और उन्हें एक बार आपको ये आश्वासित करना चाहता हूं कि आपको जो भी ज़रूरत है आपके किसान आपके खेती के लिए हो, आपके खेती व्यतिरिक्त और कोई भी आपकी सुविधाएं हो, आपके बिजनेस के लिए आपको कभी अभी कर्जे की ज़रूरत हो, तो बेझिझक हमारे बैंक के पास आइए। मैं इस बैंक का एक प्रतिनिधि और इस बैंक का एमडी सीईओ के नाते मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि आईडीबीआई बैंक आप सबके प्रगति में आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। धन्यवाद।